Hello, friends. Welcome back to our new lecture. That is part one of chapter number 5, The Governance System. आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि रोज शाम को 7:15 शुभ मुहूर्त पे नई वीडियो मिलती है आपको मेरी। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर इंफॉर्मेशन काम की लगे तो, वरना डिसलाइक कर दें। और अगर काम की लगे तो दोस्तों से जरूर बांटें और नोटिफिकेशन ऑन करें। मेरा आपका संपर्क रोज बना रहे 7:15 शाम को। तो फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर में हम क्या नया पढ़ने वाले हैं? जबरदस्त इंफॉर्मेशन, मजेदार। आपने देखा होगा कि जब भारत के कोई फॉरेनर, स्पेशली यूएसए, इंपॉर्टेंट कंट्री, कोई विजिट करने आ रहा है तो उनकी तरफ से आते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। जब भारत की तरफ से कोई जा रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को तो करते हैं प्राइम मिनिस्टर। किसी इंपॉर्टेंट कोई डेलीगेशन है, कोई सिग्नेचर होने वाले हैं, कोई ट्रीटी साइन हो रही है, कुछ भी, कोई समझौता हो रहा है। ऐसा क्यों? वहां प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं, हमारे यहां प्रेसिडेंट क्यों नहीं? कारण इसमें जानेंगे। उसके बाद है एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी में मोनार्की भी होती है और डिक्टेटरशिप भी। दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन के जो किंग हैं, क्वीन हैं, वो क्या है, और सद्दाम हुसैन वो क्या थे? ये सारी इंफॉर्मेशन आज इसमें मिलेगी, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये आपके सामने गवर्नेंस सिस्टम, हर बार की तरह पहले चैप्टर की एक ब्रीफिंग क्विक, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। ध्यान से सुनिए एक एक लाइन को। A government is an institution or a system made of group of people that takes care of और मैनेजेस अ कंट्री और अ स्टेट। देखिए, एक गवर्नमेंट क्या है? एक इंस्टीट्यूशन या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ लोगों का समूह, कुछ लोग मिलके एक कंट्री या स्टेट को बनाते हैं, चलाते हैं, मैनेज करते हैं सारे अफेयर्स। एवरी गवर्नमेंट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन और एज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू फॉलो एंड टू इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस। मतलब एक अच्छी सरकार चलाने के लिए हर एक कंट्री, हर एक गवर्नमेंट अपने कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाती है कि हमारे ये सिद्धांत हैं, हम इसके अनुसार काम करेंगे। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑटोक्रेसी। ये किस प्रकार की गवर्नमेंट है? ऑटोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जिसमें सुप्रीम पावर और जो रूल है इज इन द हैंड ऑफ वन इंडिविजुअल और एंटिटी। मतलब किसी एक बॉडी के अंदर किसी पार्टी, कोई फैमिली, कोई ग्रुप या एक इंसान, उसके पास सारी की सारी पावर होती है। और ऑटोक्रेसी में क्या है? एक एब्सोल्यूट मोनार्की जहां पे वेर फैमिली और अ ग्रुप ऑफ फैमिली रूल अ कंट्री। एग्जाम्पल ब्रिटेन। जैसे मोनार्की में क्या है कि जैसे पुराने टाइम में भी आप देखते थे कि कोई राजा है, फिर उसका राजकुमार आगे बेटा बन गया। ठीक है, जो राजकुमार उसका बेटा है उसने गद्दी संभाल ली, तो राज का शासन। जैसे बाहुबली आपने देखी होगी, राजमाता, राजमाता के बाद बाहुबली, फिर सारी जनता करिए बाहुबली बाहुबली, ये है हमारा नेता। मोनार्की में ये डिफरेंस है कि डिक्टेटरशिप वो भी एक मोनार्की का हिस्सा है, ऑटोक्रेसी का हिस्सा है, सॉरी। डिक्टेटरशिप में क्या है कि एक ऐसी गवर्नमेंट, ये आपके सामने, इंडिविजुअल पोजेस एब्सोल्यूट पावर विदाउट एनी इफेक्टिव लिमिटेशन। कुछ उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ बंदिशें नहीं है, एब्सोल्यूट पावर है। नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं या सद्दाम हुसैन रहे इराक के, कि जो मन में आया वो फैसला, मेरा वचन मेरा शासन। लेकिन मोनार्की और डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी, इनके बीच में डिफरेंस बताऊं, डिक्टेटरशिप दोनों उसकी टाइप है। अब देखिए, जो तो मोनार्की है उसमें सारी की सारी जो पावर मिल रही है वो रूल से, या जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, हेरिडेटरी, पुराना जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि राजा ने, इस देश का ये कल्चर है या डिवाइन राइट है कि ये तो जी भगवान का अवतार है हमारे राजा, अब उनकी औलाद वही संभालेगी। तो एक ट्रेडिशन से, एक डिवाइन राइट से दैविक कोई अधिकार मिल गया, और हेरिडिटरी, ठीक है, वंशानुगत जैसे, तो उससे आपको पावर मिल रही है। लेकिन ऑटोक्रेसी में फोर्स, जबरदस्ती, हथियार के दम पे, पावर के दम पे, तो आपने सीट हथिया ली, तो आप गद्दी पे बैठ गए और आप तानाशाही चला रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं डिक्टेटरशिप को। तो आप अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। ये है दोनों में डिफरेंस। अब आगे चलते हैं। आगे आती है इंपॉर्टेंट फॉर्म जो हमारे देश की है, बहुत सारे देशों की है, दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, लोगों की सरकार, सबसे पॉपुलर गवर्नेंस है एट प्रेजेंट। क्यों? इसमें सारी की सारी फाइनल पावर जो है वो लोगों के पास है। लोग चुनते हैं कौन राज करेगा और कैसे राज करेगा, और वो पावर लोगों से ही मिलती है संविधान को, इसलिए संविधान बनाया गया, और उसके द्वारा फिर आगे हमारे ऊपर रूल चल रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे बात करते हैं स्टेट।
स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जानना, इसमें बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के। 4 इसके इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, 4। पहला इसमें दिया है पॉपुलेशन जो हाइलाइटेड है, दूसरा टेरिटरी, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा सोवरेनिटी। अब सोवरेनिटी जो है, संप्रभुता मैंने बताया आपको, तो किसी को स्टेट कब कहा जाएगा? स्टेट कब कहा जाएगा अगर ये 4 एलिमेंट हैं। पॉपुलेशन उसकी एक कोई पॉपुलेशन आबादी है, मान लीजिए 50 करोड़, भारत की 150 करोड़ है। टेरिटरी है उसका एरिया है, भारत का इतने स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये एरिया है। ये उसकी बाउंड्रीज हैं जिसको आप डिमार्क कर सको कि ये इससे पाकिस्तान से ऐसे अलग करता है यहाँ से, तो उसकी एक टेरिटरी होगी, उसकी जगह है कोई। गवर्नमेंट है, वहाँ पे कोई ना कोई सरकार चल रही है, कोई प्रिंसिपल, कोई ढंग से, कोई कानून से, कॉन्स्टिट्यूशन से एक गवर्नमेंट है। 3 एलिमेंट हो गए। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज सोवरनिटी, संप्रभुता। मतलब वो देश अपने इंटरनल और एक्सटर्नल, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल अफेयर्स फैसले लेने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए आज़ाद है। कोई किसी प्रकार की उस पर बंदिश नहीं है किसी फॉरेन बॉडी की। यह है सोवरनिटी। अगर तीनों एलिमेंट हैं, सोवरेनिटी नहीं है, तो उसको स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा। इसीलिए इंडिया 1947 से पहले तीनों चीज थी, पॉपुलेशन भी थी, कम थी, अब बहुत बढ़ गई है। टेरिटरी थी, अपनी जगह थी हमारी, गवर्नमेंट भी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के अंडर थे हम, अंग्रेजों के अधीन थे, सोवरेनिटी नहीं थी। इसलिए भारत को 1947 से पहले स्टेट का दर्जा नहीं था। एट प्रेजेंट हमारे पास स्टेट का दर्जा है। तो 2 टाइप की गवर्नेंस हैं मेनली, जो पूरे वर्ल्ड में चलती हैं आपके सामने, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। जो मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री है वो हमारे देश में चल रही है, जो हमने यूके से ली है, जहां पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है, वही मेन पर्सन है जो डील करेगा। और प्रेसिडेंशियल में क्या है, प्रेसिडेंट है, दैट इज हेड ऑफ द स्टेट, वो वहां पे मेन पर्सन है जो सब कुछ एग्जीक्यूट करने वाला है। तो पार्लियामेंट्री मेंबर्स में क्या है, एग्जीक्यूटिव्स आर टेकन फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। कि मेंबर्स हैं जो एग्जीक्यूटिव के, वो लेजिस्लेचर से ही लिए हैं और उनकी जवाबदेही भी लेजिस्लेचर के प्रति है, संविधान के प्रति, कानून के प्रति। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, ये गवर्नमेंट, इसको आप कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्रालय हैं, उनको मिला के वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेन हिस्सा है, वही सरकार रन कर रहे हैं, तो इसलिए उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड रिमेन्स इन पावर टिल इट सपोर्ट्स द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इन दैट हाउस। मतलब जो गवर्नमेंट है, सरकार है, जो पॉपुलर हाउस होगा, मोस्टली पार्लियामेंट्री फॉर्म में लोअर हाउस होता है, लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन, तो उसके लिए उसकी जवाबदेही रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक वो उस हाउस में अपनी मेजोरिटी साबित कर पा रहे हैं। तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ मैकेनिज्म टू एंश्योर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। मतलब जो भी फैसला लिया गया गवर्नमेंट का, तो सारी की सारी काउंसिल उसके लिए जवाबदेही होगी। अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया तो कलेक्टिवली सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। यह है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आगे चलते हैं। इंडिया में कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट मैंने बताया कौन है, प्राइम मिनिस्टर। एंड द हेड ऑफ द स्टेट, ये आगे देखिए, वो कौन है, प्रेसिडेंट। और इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पहली लाइन, वेयर द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है, कि लोकतांत्रिक गणतंत्र है। डेमोक्रेटिक जहां पे, कि मैंने बताया था, दादालाई सीट नहीं है राष्ट्रपति की, कोई भी नागरिक जो एलिजिबल है, क्राइटेरिया फुलफिल करता है, 35 साल की उम्र है, भारत का नागरिक है, ठीक है, और वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं है, तो वो उसके लिए एलिजिबल है राष्ट्रपति बनने के लिए। तो ये सीट वहां पे ऐसे नहीं है। और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है, डज नॉट प्रोवाइड फॉर द यूनिफाइड अथॉरिटी बट मेक्स अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, कि यहां पे पावर्स का बंटवारा है यूनियन और स्टेट के बीच में। जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर, ये भी मैं आपको सब बता चुका हूं कि इंडिया में यूनिटरी और फेडरल दोनों फीचर्स हैं। और इट हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल करेक्टरिस्टिक्स है ये फेडरल करेक्टरिस्टिक है कि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर का बंटवारा है सेंट्रल स्टेट में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है,
मतलब एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेटिव से, इनसे अलग है जुडिशरी अपना फैसला लेने के लिए। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ये एक इंपॉर्टेंट याद रखिए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जो दो सदन है, क्योंकि यूएसए में भी ऐसे है, जो हमारा जैसे राज्यसभा है तो वहां पे सीनेट है, हमारा लोकसभा है तो वहां पे कांग्रेस है, दो हाउसेस हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं इनडायरेक्ट, ध्यान से सुन लीजिए इसे। लोकसभा के इलेक्शन आप वोट दे के आते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, विधानसभा के जो मेंबर्स हैं, एमएलएज, वो पार्टिसिपेट करते हैं ताकि स्टेट की भी रिप्रेजेंटेशन मिले। हर एक स्टेट को कितनी कितनी सीट दी जाती हैं, जितनी उसकी आबादी है उसके हिसाब से, ज़्यादा आबादी वाले को ज़्यादा सीट मिलेंगी राज्यसभा में। लेकिन यूएसए में उल्टा है, पर स्टेट वहां पे 2 सीट हैं, 2 सेनेटर्स मिलेंगे पर स्टेट। तो ये वहां का फीचर है, हमारे और उसमें ये डिफरेंस है। आगे है, हाउएवर इट ऑल्सो इंक्लूड्स यूनिटरी फीचर्स लाइक सिंगल सिटीजनशिप। ये यूनिटरी फीचर्स हैं। सिंगल सिटीजनशिप हो गई कि एक नागरिकता है हमारे पास, दोहरी नहीं है, जैसे यूएसए में है, आपको स्टेट की भी मिलेगी, आप कैलिफोर्निया के नागरिक भी हो और यूएसए के भी हो। हमारे यहाँ पे आप ऐसा नहीं है, यूपी के नागरिक और फिर आप भारत के नागरिक, नागरिक सिर्फ भारत के हो। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स बाय द प्रेसिडेंट। जो स्टेट्स में गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी यूनिटरी फीचर। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। जो भी इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है आपातकालीन की, और पार्लियामेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करेगी, ये सारे फीचर्स क्या हैं, यूनिटरी फीचर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि राष्ट्रपति इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये प्रेसिडेंशियल में है, जैसा मैंने बताया, ट्रंप सारे फैसले ले रहे हैं वहां पे, हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। तो बेस्ट एग्जांपल प्रेसिडेंशियल फॉर्म की गवर्नमेंट आगे आई गया, गवर्नमेंट ऑफ द यूएसए। और आगे 2-3 इंपॉर्टेंट लाइंस जो प्रीवियस चैप्टर्स में आप कर चुके हैं, जो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स नए हैं वो प्लीज पुरानी वीडियोस को रेफर करें, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इट इज वर्दी टू स्पेंड टाइम देयर। आपको अच्छा लगेगा कि यस, कुछ काम की चीज देखी है, 20 मिनट में बहुत सारा कंटेंट मिल गया है। 10 क्वेश्चन नहीं है, 30-30 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं उसमें। अब देखिए आगे, ग्रेनविले ऑस्टिन, इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए अच्छे से, बार बार रिपीट करेंगे वैसे याद हो जाएंगी। डिस्क्राइब किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि हम मिलके चल रहे हैं स्टेट्स के साथ, तानाशाही नहीं चल रही है कि जो मेरा वचन मेरा शासन, कि मोदी जी ने जो कह दिया स्टेट वैसे ही चल रही है, ऐसा नहीं है। पूरे सबको साथ लेके चलते हैं। केसी वियर, ये आगे एक इंपॉर्टेंट और है, इन्होंने डिस्क्राइब किया इसको क्वासी फेडरल। क्वासी मतलब थोड़ा सा फेडरल, थोड़ा यूनिटरी, पूरा फेडरल नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या कहा है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन द टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म, मतलब एक टाइट सांचे में नहीं ढाला गया है फेडरलिज्म को, इसीलिए क्वासी फेडरल है, कि लचीला है। इट कंटेन्स बोथ फेडरल एज वेल एज यूनिटरी फीचर। तो 12:12:50 की वीडियो अप्रॉक्सीमेट इस टाइम फिनिश। 10 मिनट में पूरा चैप्टर आपको मोटा मोटा एकदम से क्लियर है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी जितनी चाहिए थी। बाकी एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, सब कवर होगा। सो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर सच में इंफॉर्मेशन काम की लग रही है प्लीज कमेंट करें, उससे मुझे पता लगता है कि सच में मेरे एफर्ट कुछ काम दे रहे हैं। अगर नहीं, अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक जरूर करें, छोड़ दें उसको, वीडियो को। बुरा लगा कुछ वो भी लिखें उसमें। आई रियली वॉन्ट, आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए। जनता जनार्दन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। स्टेट को सबसे बेहतर क्या एक्सप्लेन करता है, क्या डिफाइन करता है। ए, कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एंड ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। एक ऐसी कम्युनिटी लोगों की जो परमानेंटली एक डेफिनेट टेरिटरी, एक स्थायी जगह उन्होंने ले रखी है, ऑक्युपाई कर रखी है, जो कि इंडिपेंडेंट है बाहरी कंट्रोल से, एक्सटर्नल कंट्रोल से, एंड पोजेसिंग एंड ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, और उसके पास ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट भी है। अब ध्यान से सुने, कम्युनिटी ऑफ पीपल मतलब आबादी की बात हो गई, ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी मतलब टेरिटरी आ गई इसमें, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब सोवर्निटी आ गई, बाहरी कोई कंट्रोल नहीं है, पोजेसिंग एंड ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी आ गई, चारों एलिमेंट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले बता सकता हूं कि आंसर क्या होगा, बताइए ए है कि नहीं। आपको क्लियर हुआ? आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़ी, 4 एलिमेंट आपको बताए थे, ब्रेक करके उसको ध्यान से देख लें, क्लियर हो गया। अब लेकिन आईएएस प्री का क्वेश्चन है तो बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे, क्लैरिटी आएगी कि बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं है। अब पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी, तो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल आ गए, डेफिनेट टेरिटरी भी आ गई, लोग हो गए और डेफिनेट टेरिटरी भी आ गई। तो इसमें पॉपुलेशन हो गई, टेरिटरी भी आ गई, एंड पोजेसिंग एंड अथॉरिटी टू गवर्न दैम, तो गवर्नमेंट भी आ गई, अथॉरिटी है उनके पास गवर्न करने की, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स, सेफ गार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस।
मतलब उनका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, नियम कायदा कानून सही से मेंटेन रहे, उनके नेचुरल जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करना, संरक्षण करना उनका, सेफ गार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, उनकी सुरक्षा करना कि वो जो सस्टेनेंस मतलब उनकी जीविका के जो भी साधन हैं, सारी चीज़ें आ गई। क्या सोवर्निटी आई कि उस पर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, अपने फैसले ले सकते हैं? इसलिए नहीं है, सोवर्निटी मिसिंग है। सी है अ नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी, नंबर ऑफ पर्सन पॉपुलेशन आ गई। लिविंग इन डेफिनेट टेरिटरी, एक स्थायी इतनी जगह में रह रहे हैं, वो भी आ गया टेरिटरी। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम से, विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। फिर से तीन चीजें, सोवर्निटी मिसिंग है, गवर्नमेंट आ गई उनकी, अपने ट्रेडिशन आ गए, सब आ गया। डी, अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी विद अ सेंट्रल अथॉरिटी, एक सोसाइटी जो परमानेंटली एक डेफिनेट टेरिटरी में रह रही है, मतलब सोसाइटी, पॉपुलेशन, डेफिनेट टेरिटरी उसके अंदर आ गई कि एक उनकी जगह है रहने के लिए, टेरिटरी है। सेंट्रल अथॉरिटी विद अ सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल अथॉरिटी है। एन एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट की बात हो गई, और एन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी की बात हो गई कि गवर्नमेंट के सारे ये पार्ट्स हो गए, जुडिशरी भी है, सेंट्रल अथॉरिटी भी है, उनको चलाने वाले एग्जीक्यूटिव भी हैं, ये सारे गवर्नमेंट का हिस्सा है। लेकिन कहीं पे सोवरेनिटी की बात है नहीं है, तो दैट्स वाई आंसर इज ए। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। और आप बताएंगे कि ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आपको। मिनट 3 से 4 लग गए, क्वेश्चन टिपिकल पानी की तरह क्लियर, एक क्वेश्चन से एकदम क्लियर कि भूलेंगे नहीं आप। स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन मोर और लेस ह्यूमरस, ये सारा कुछ बताया मैंने आपको नीचे कि डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, इंडिपेंडेंट है, नियरली ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल भी, इसलिए सारा कुछ ये चीज़ें हमने ऑलरेडी अब आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अब टर्म यहाँ पे देख लीजिए, द टर्म स्टेट इज अ सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए स्टेट एक सेंटर चीज है, इंपॉर्टेंट, जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स, पीपल मतलब कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली लिविंग देयर, ऐसे लोग वहां के बाशिंदे जो परमानेंटली वहां पे रह रहे हैं, जैसे हम भारत में हैं तो भारतीय, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियंस, वहां के पैदा पले बड़े, वहां परमानेंटली रहने वाले लोग, मे बी उसमें पीआर भी हो सकते हैं, जो इंडियंस वहां जा रहे हैं वो भी अब वहां के स्थायी हो गए हैं तो परमानेंट रेजिडेंट, उसको भी आप काउंट कर सकते हो। टू, द गवर्नमेंट मतलब सरकार हो गई वहां की। 3, टेरिटरी डिमार्केटेड बाउंड्री दैट सेपरेट्स वन स्टेट फ्रॉम दी अनदर, मतलब एक मार्क की हुई बाउंड्री जो एक को दूसरी स्टेट से अलग करती है, एक देश को दूसरे से अलग करती है। सोवर्निटी आ गई, इट हैज इंडिपेंडेंट से इन ऑल डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग, जो मैंने बताया था कि अंदरूनी देश के और बाहरी सारे फैसले हम इंडिपेंडेंटली ले सकें, कोई हम पे राज नहीं कर रहा है, हमारा संविधान है सबसे ऊपर, हमारे लोग हैं सबसे ऊपर। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, वैसे भी अब आपको पता है। विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट, क्या ऑप्शन भी चाहिए आपको? ए फ्लैग, बी कैपिटल झंडा, वहां की पूंजी, सी, या वहां की आप कैपिटल को उस एंगल से भी ले सकते हैं कि वहां की कैपिटल जो राजधानी, और सी सोवर्निटी संप्रभुता, डी हेड ऑफ द स्टेट मतलब वहां के राष्ट्रपति या जो भी है वहां पे। तो ये बताइए, सोवर्निटी संप्रभुता, यूपी पीसीएस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन, सारी एक्सप्लेनेशन नीचे सेम। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू दी सोवर्निटी ऑफ इंडिया, संप्रभुता के बारे में के संदर्भ में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस, भारत कॉमनवेल्थ नेशंस का मेंबर है। 2, सोवर्निटी ऑफ द इंडिया इज कर्टेल्ड ड्यू टू इट्स मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, सोवर्निटी संप्रभुता, कर्टेल्ड मतलब काट दी गई है, कमी आ गई है उसमें, ठीक है, उसमें कुछ कुछ उसको छोटा कर दिया गया है, पूरी पावर नहीं है जी, थोड़ी पावर है, क्योंकि आपके पास कॉमनवेल्थ नेशंस की मेंबरशिप है, ऐसा है बिल्कुल नहीं है। इट इज अ फ्री विल, मैंने पुरानी वीडियोस में पढ़ा रखा है, पुराने चैप्टर्स में, कि वो फ्री विल है हमारी, जब चाहे हम उसको छोड़ सकते हैं, इसलिए हमने साइन किया था। कॉमनवेल्थ नेशंस कौन है, जिनको नहीं पता याद कीजिए, जिसपे जहां ब्रिटिश ने कॉलोनीज बना के अपना राज कर रखा है, वो स्टेट्स कॉमनवेल्थ के हिस्सा बनी है, कॉमनवेल्थ नेशंस का हिस्सा, वो उनका ग्रुप है कॉमनवेल्थ नेशंस। सोवर्निटी, तो इसलिए आंसर क्या होगा? 1, इंडिया मेंबर है, बिल्कुल सही है। 2 स्टेटमेंट गलत है, तो ये आपके सामने आंसर। ये देखिए नीचे दिया हुआ, दो इन 1947 इंडिया डिक्लेयर्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ हर फुल मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस, इंडिया ने ये डिक्लेयर किया कि हम कंटिन्यू करेंगे मेंबरशिप हमारी, एंड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ, और ब्रिटिश क्राउन को हेड माना कॉमनवेल्थ का। लेकिन दिस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन डज नॉट अफेक्ट इंडिया सोवर्निटी इन एनी मैटर, किसी भी तरीके से, इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से हमारी
जो इंडिया की सोवरेनिटी संप्रभुता को इफेक्ट नहीं करती, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन दी है इंडिया ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द स्टेट इज एवरीवेयर। स्टेट हर जगह है, मतलब जैसे भगवान हर जगह विराजमान है। तो इट लीव्स हार्डली अ गैप, ये शायद ही कोई गैप छोड़ता है, कोई कमी रह जाए। दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये कौन से एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है बढ़िया से। ए वेलफेयर स्टेट, बी कम्युनिस्ट स्टेट, सी डेमोक्रेटिक स्टेट, डी पुलिस स्टेट। सो डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, बी ऑप्शन दी कम्युनिस्ट मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, कम्युनिस्ट जो लोग रहे हैं, मार्क्स जिनकी सोच की टिपिकल सोशल वेलफेयर की सिर्फ जो बात करते हैं, सोशलिस्ट, जहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, वो कम्युनिस्ट स्टेट है। सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में, सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ही होंगे सिर्फ। डी पुलिस स्टेट, जब पुलिस का रूल चला, डंडा राज। झारखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन, कब, इसको ऊपर कर रहा हूं मैं, 2016। तो वेलफेयर स्टेट इज द आंसर। स्टेट हर जगह है, हर जगह है तभी सबका भला कर पाएगा, मतलब स्टेट के रूल्स, उसकी फैसिलिटीज हर जगह हैं। एक्सप्लेनेशन देखें, स्टेट इज एवरीवेयर, तो ये एक्सप्लेन करता है। देखिए, भगवान सब जगह विराजमान है, तो अपने भक्तों के लिए हर जगह विराजमान है, सब कुछ उनके लिए, उनके काम चलाते हैं, हम ऐसा मानते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में बात करें तो स्टेट इज एवरीवेयर, हार्डली लीव्स अ गैप। आप जहां जाएंगे स्टेट पाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, तो वेलफेयर स्टेट हो गया, लोगों के लिए है। पुलिस स्टेशन जाएंगे आपको स्टेट मिलेगा, आपकी सुनवाई होगी, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। कोर्ट में जाएंगे, जस्टिस मिलेगा, वो अंधा तराजू ऐसे बराबर तोलेगा, अमीर गरीब का भेदभाव किए बिना। इसलिए स्टेट है, इज एवरीवेयर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर और याद रहेगा एक बार में। क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम। भारत का संविधान किस प्रकार की गवर्नेंस सिस्टम देता है। हमें पता है पार्लियामेंट्री, तो ये है आपके पास ऑप्शन। ए डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, बी प्रेसिडेंशियल, सी पार्लियामेंट्री, डी सेमी डेमोक्रेटिक। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, वो हमने देखी है ऑलरेडी, दो प्रकार की मैंने सारी एक्सप्लेन की थी, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल। इंडिया पार्लियामेंट्री फॉलो करता है, विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द यूके, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो है ब्रांच ड्राइव इट्स डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, जो उसकी वैधता है, उसकी अथॉरिटी की, वो कहां से मिल रही है, फ्रॉम द लेजिस्लेचर, एंड इज ऑल्सो अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। जहां से वैधता मिल रही है उसी के लिए जवाबदेही भी है। मतलब इट इज जस्ट लाइक दैट कि आपके पापा से आपको पॉकेट मनी मिल रही है, वहां से खर्चा आ रहा है, लेकिन जवाबदेही भी है, कहां खर्च हो रहा है। चोरी चोरी से सारी सिर्फ फिल्में ही तो नहीं देख रहे हो, जाके मूवीज तो नहीं देख के आ रहे हो, पीवीआर में घूमते हो मिल रहे हो, क्या अपनी पॉकेट मनी सही जगह इस्तेमाल भी हो रही है, तो पैसा भी वहीं से मिल रहा है, जवाबदेही भी वहीं पे है। तो जो आईएएस पीसीएस को अधिकारी आप बनोगे इतने बड़े बड़े, वो सारी पावर कहां से मिलेगी, लेजिस्लेचर से, और आपकी जवाबदेही किसको होगी, उसी लेजिस्लेचर को। आई होप आई एम क्लियर। यस माय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, विच यूनिटरी एलिमेंट्स आर फाउंड इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडियन फेडरल सिस्टम में यूनिटरी एलिमेंट्स क्या है। इंडियन फेडरल सिस्टम में यूनिटरी फीचर्स, तो ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, 1 और 2 इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत सख्त, जो लचीला नहीं है, हार्ड है, टस से मस नहीं हो रहा, जो डिसाइड है बस वही है, उसी कायदे अनुसार चलेंगे। 3 सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सुप्रीमेसी, सारा का सारा टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ऊपर। 4 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की अपॉइंटमेंट। 5 डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर्स का बंटवारा। 6, और ये बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई, 6 है प्रेसिडेंट्स अप्रूवल ऑन स्टेट बिल्स, जो भी स्टेट के बिल्स हैं उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी। 7 कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कोई भी संवैधानिक क्राइसिस आ जाए, एक तो संकट आ जाए, वो फीचर। 8 1 सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 2 हैं यूएसए में, फेडरल और फिर स्टेट की अलग से। तो ये फीचर, अब इसमें से आप बताएंगे यूनिटरी कौन कौन से हैं। देखिए, रिटर्न हमने पढ़ा था, यूएसए से लिया है, और यूएसए फेडरल स्ट्रक्चर है तो वैसे याद रह गया। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे फीचर फेडरल हैं। तो इसमें से 1 2 3 तो वैसे निकल जाएगा, तो बचा क्या इसमें, देखिए 4 6 एंड 7, इन ऑप्शंस में नन ऑफ द अबव भी है यहाँ पे, तो ये आपके पास डी है। डी इज 4 6 एंड 7। 4 क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ये आपका यूनिटरी फीचर है, मैंने ऊपर वैसे हम पढ़ चुके हैं, अगर स्क्रीनशॉट आपने लिया है दोबारा एक बार चेक कर लें, याद रहेगा। 4 6 एंड 7
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर्स का बंटवारा, ये भी फेडरल फीचर है, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। प्रेसिडेंट की अप्रूवल ऑन द स्टेट बिल, क्योंकि स्टेट बिल देखिए गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर उसको असेंट होल्ड अपने पास रख सकता है कि मुझे राष्ट्रपति की असेंट मंजूरी लेनी है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस, ये भी यूनिटरी फीचर है, भी संवैधानिक कोई भी क्राइसिस आता है तो सेंटर उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल उसको होल्ड करेगा, जैसे इमरजेंसी लगानी पड़ गई, ये सारे फीचर हमने पढ़े थे, ये यूनिटरी फीचर्स हैं। वन सुप्रीम कोर्ट, अब ये देखिए एक्सप्लेनेशन आपके सामने। वन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फेडरल और स्टेट ऐसी दो नहीं है हमारे पास, मतलब एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वही सारा स्ट्रक्चर है, तो इंटीग्रेटेड सुप्रीम कोर्ट है, जैसे मतलब इंटीग्रेटेड ढांचा है सारा हमारे जुडिशरी का। अब ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सारे यूनियन ये फीचर्स हैं, दो गवर्नमेंट होगी, पावर का बंटवारा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म, ये सारे फेडरल फीचर। लेकिन कुछ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी फीचर्स हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी आप समझ रहे हैं कि बड़ी कोर्ट का ऑर्डर नीचे वाली पे लागू होगा, मैंने पुरानी वीडियो में बताया है आपको ये, कि हाई कोर्ट का ऑर्डर नीचे वाली कोर्ट के लिए बाध्य है, ठीक है, ये उसके लिए बाइंडिंग है उसके ऊपर। तो ये होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये और हमारा फीचर कैसा है, यूनिटरी और इमरजेंसी प्रोविजंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द इंडियन पॉलिटी इज एन असेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज फेडरल इन द करेक्टर, कि कौन सा ऐसा फीचर है नीचे जो दिया गया है जो फेडरल है करेक्टर में। ए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्ड, कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है इज सेफगार्डेड, उसको बचाया गया है, ये फेडरल फीचर बताना है आपने। और द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, जो यूनियन लेजिस्लेचर में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि, वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से हैं। और सी लिखना था, ए लिखा हुआ है, द यूनियन कैबिनेट हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज, जो यूनियन कैबिनेट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या वो रीजनल पार्टी से होते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है। और डी है, द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स कोर्ट के द्वारा, ठीक है, लागू करवाए जाते हैं, जैसा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसे कहा जाता है। सो ए इज आंसर, आईएएस प्री का क्वेश्चन है, और ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन आपको दी है, मैं फिर भी बता देता हूं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ये सेफगार्ड की जाती है, ये असेंशियल फीचर है जो कि फेडरल है करेक्टर में, क्योंकि बाकी चीज़ें जो आपने बताया कि जैसा कि कहाँ कहाँ से रिप्रेजेंटेशन होती है, ये ऐसी ये दी ही नहीं है इस फॉर्म में कि रीजनल पार्टी से होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से होगी। फंडामेंटल राइट्स का मैंने बताया जो फीचर, कि वो यूनिटरी फीचर में आता है। सो क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर द यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए नीचे दिए गए कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में सही ऑप्शन नहीं है। ए, स्विफ्ट डिसीजन, मतलब जल्दी से डिसीजन लिया गया, और बी, फ्लेक्सिबल, लचीला है। उसके बाद फ्लेक्सिबल क्या, हमारे राष्ट्रपति की, प्राइम मिनिस्टर की, आईएएस आईपीएस, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान वो लचीला है, लिखा था ना क्वासी क्वासी फेडरल, तो नॉट रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल। तो सी, आइडल फॉर द लार्ज कंट्री, लार्ज कंट्रीज के लिए क्या आइडल है, बड़े देशों के लिए, कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कैसा है। डी, नन ऑफ द अबव या मोर वन देन अबव। बिहार पीसीएस 2019 का करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं यूनियन गवर्नमेंट के, आर स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, इमरजेंसी प्रोविजन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो आईएएस की पोस्ट हैं सारी की सारी सर्विसेज, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, जो ऑडिट मशीनरी है जैसे कैग, उसके सारे ऑफिसेज, पार्लियामेंट की अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के ऊपर भी पार्लियामेंट की अथॉरिटी है कि अगर पार्लियामेंट को लगे, जरूरी समझे, तो कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर भी। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कंट्रोल रखता है। वीटो ओवर द स्टेट बिल्स के ऊपर वीटो पावर है यूनियन के पास। तो इट कांट बी आउटराइटली सेड दैट इट इज आइडियल फॉर द लार्ज कंट्रीज, इट ओनली डिपेंड्स कंट्रीज विल, कंट्री की इच्छा क्या है, वहां के लोग, वहां का ताना बाना कैसा है, कैसे लोग हैं, कितनी डाइवर्सिटी है। तो इसलिए क्या हमारे जैसे देश के लिए कंप्लीटली यूनिटरी होना है पॉसिबल। जो पंजाब का आदमी अगर नागालैंड जाएगा, उसे लगेगा मैं किसी और कंट्री में आ गया हूं। तो इतनी विभिन्नता, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, इतनी कल्चर्स, उसको आप ऐसे यूनिटरी फीचर के साथ कि सब कुछ सेंटर से कंट्रोल हो,
आप नहीं कर सकते। इसीलिए हमने डिविजन्स ऑफ पावर किया है, इसीलिए वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट उसको हैंडल कर रही है, लेकिन बिल्कुल टूट के अलग ही ना बन जाए, चाइना के पास चला गया, तो इसीलिए वो यूनिटरी फीचर भी है। तो थोड़ा यूनिटरी, थोड़ा सा फेडरल। आई होप आई एम क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस का फीचर कौन सा नहीं है? अकाउंटेबिलिटी, बी ट्रांसपेरेंसी। ए मतलब अकाउंटेबिलिटी आपकी जवाबदेही, बी ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, कि सारे रूल्स जो भी गवर्नमेंट डिसीजन फैसले ले रही है सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है। रूल ऑफ लॉ मतलब मन मर्जी का कुछ नहीं, आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं, आर्बिट्रेरी मतलब बिना कोई कारण दिए कुछ भी एक्शन ले दिया, ऐसा नहीं होगा, तानाशाही काइंड ऑफ। रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल दिया गया है, मेंशन किया गया है, वो उसमें दिया जाएगा, बताया जाएगा। और डी है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म हो गया कि फीताशाही, लाल फीताशाही, वो चीज नहीं है इसके अंदर। तो देखिए, रेड टेपिज्म मतलब लाल फीताशाही क्या होता है कि अननेसेसरी किसी काम को डिले करना, टू मच कंट्रोल, टू मच रिस्ट्रेंट्स। जी फाइल अभी यहाँ है, अभी साहब के पास ऊपर जाएगी, टाइम लगेगा इसमें, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। ये है रेड टेपिज्म, कि काम आसानी से ना होके ज्यादा लटक के काम हो। तो ये है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट, सॉरी, ये नीचे था, इसके एक्सप्लेनेशन में ऊपर चला गया। रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म रेफर्स टू द एक्सेसिव रेगुलेशन, जो हिंडर करती है, बाधा बनाती है और प्रिवेंट करती है एक्शन और द डिसीजन मेकिंग। सो इट इज नॉट अ यूनिटरी फीचर ऑफ द गवर्नेंस। ऑन द अदर हैंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रूल ऑफ लॉ, ये गुड गवर्नेंस के फीचर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर कौन सा इनमें से नहीं है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, शायद चाहे आपने देख लिया हो फिर भी आप आंसर देंगे, बहुत अच्छा लगेगा कि चैप्टर याद है भाई, जितना पढ़ा है। ए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, सी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डी फेडरल गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, प्लीज मेंशन योर फीडबैक, कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो काम की लग रही है दोस्तों से जरूर शेयर करें, थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें भाई, बहुत डिसिप्लिन से, मेहनत से कंटेंट बन रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।